Hello, hi, good evening, all of you. As you already know that the result of HPS 2021 has been declared by the commission and many congratulations to the candidate who have been selected for this dignitary post. तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं जिसमें आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश सेक्शन फॉर द HPAS सी सेट एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर करवा रहे हैं और ये जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये एनालिसिस पे बेस्ड है, आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस पे बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन जिसमें हम बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू डैश पास्ट। ये HPAS में ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है? इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू dash past. This question is from conditional sentences, the topic of English grammar, conditional sentences। ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है और इस क्वेश्चन को जो उठाया गया है वो कंडीशनल सेंटेंसेस में से क्लोज कंडीशन से उठाया गया है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आपकी क्लोज कंडीशन किसको कहा जाता है। क्लोज कंडीशन कहा जाता है ऐसी कंडीशन को जो हमारे पास्ट एक्शन से रिलेटेड हो, मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन विच is related to past action comes under closed condition। इसको मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए आपने पास्ट में कोई एग्जाम दिया, ठीक है, या फिर अभी HPS का एक एग्जाम हुआ और HPS का रिजल्ट आया, आप मेंस में आप अपीयर हुए थे लेकिन आपका किसी वजह से आप वहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए या फिर आप किसी वजह से पढ़ नहीं पाए या आपका इंटरेस्ट नहीं बना, आप पढ़े नहीं और आप इस वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाए। आज आप रिजल्ट देखकर कह रहे हैं कि काश उस समय मैं पढ़ लिया होता या फिर उस समय मैंने मेहनत कर ली होती तो आज मेरी भी सिलेक्शन हो गई होती, है ना। तो ये क्या है? ये है आपका ऐसा सोचना या फिर एक आपकी ऐसी कंडीशन या फिर एक आपकी ऐसी कल्पना विच इज रिलेटेड टू पास्ट एक्शन, है ना। ये आपकी इमेजिनेशन है जो आपके पास्ट को एक्सप्रेस कर रही है। तो कोई भी ऐसी इमेजिनेशन विच इज रिलेटेड टू पास्ट एक्शन, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हम उसको बोलते हैं क्लोज्ड कंडीशन। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि अगर मुझे टैक्सी मिल गई होती तो मैं निकल गया होता, तो ये भी कैसा एग्जाम्पल है? ये भी आपका पास्ट एक्शन से रिलेटेड है। फिर आपने कहा कि अगर मैंने पहले मेहनत कर ली होती तो मैं आज कामयाब हो गया होता, तो ये भी किससे रिलेटेड है? आपकी पास्ट एक्शन से। तो कोई भी ऐसी कंडीशन विच इज रिलेटेड टू पास्ट एक्शन कम्स अंडर पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक, सॉरी, क्लोज्ड कंडीशन। तो क्लोज कंडीशन में आपके पास दो स्ट्रक्चर्स रहते हैं, किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में दो स्ट्रक्चर्स रहते हैं आपके, ठीक है। एक जो होता है आपका वो होता है कंडीशनल क्लोज, ठीक है। फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा? आपका कंडीशनल क्लोज। और सेकंड वन जो होगा वो होगा आपका रिजल्ट क्लोज। एक होता है कंडीशनल क्लोज, एक होता है रिजल्ट क्लोज। कंडीशनल क्लोज और रिजल्ट क्लोज में डिफरेंस क्या होता है? कंडीशनल क्लोज और रिजल्ट क्लोज में डिफरेंस ये होता है कि जिस क्लोज में कंडीशन पुट की गई है वो है आपका कंडीशनल क्लोज और जिसमें रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है वो है आपका रिजल्ट क्लोज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि अगर मैं मेहनत कर लेता तो मैं कामयाब हो गया होता, तो यहां पर मैंने क्या कहा कि अगर मैं मेहनत कर लेता, यानी कि मैंने मेहनत नहीं की और मैं कामयाब नहीं हुआ। अब इसमें कंडीशन पुट क्या थी कामयाब होने की? कि अगर मैं मेहनत कर लेता, तो अगर मैं मेहनत कर लेता इज अ कंडीशनल क्लोज। मैं पास हो जाता, वो क्या है? रिजल्ट क्लोज। तो जो भी क्लोज कंडीशन होगी उसका जो कंडीशनल होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखा जाएगा। और जो रिजल्ट क्लोज होगा उसमें क्या होगा? या तो आप कुड यूज करोगे या तो आप यूज करोगे वुड, या तो कुड या तो वुड, या फिर आप यूज करोगे क्या? माइट। या तो कुड या वुड या माइट, इन तीनों में से कोई एक लगा देंगे आप। कुड, वुड, माइट, इन तीनों में से कोई एक लगा देंगे और इसके साथ आप लगाएंगे क्या? हैव। इसके साथ क्या लगाएंगे आप? हैव। और फिर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आपका रिजल्ट क्लोज होगा जब भी आपका कॉन्सेप्ट क्या हो? क्लोज कंडीशन का कॉन्सेप्ट हो। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे इफ यू हैड वर्कड हार्ड, ये है आपका कंडीशनल क्लोज। क्या है ये? आपका कंडीशनल क्लोज। और ये है रिजल्ट क्लोज। अब रिजल्ट क्लोज में हमें क्या देखने को मिलता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैव और फिर कुड, वुड, माइट, तीनों में से कोई एक। तो यहां पर कुड के साथ हैव नहीं है, हैड, यहां पर हैड दे रखा है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। कुड के साथ हैव नहीं है, गलत हो जाएगा। वुड के साथ यहां पे हैव हमें देखने को मिल रहा है, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा और ये भी इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, यू वुड हैव पास्ड। क्लियर? तो जब भी आपको क्लोज कंडीशन से
कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप उसको ऐसे ही डील करेंगे। आप क्या याद रखेंगे इसमें कि कंडीशनल क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस होगा और रिजल्ट क्लोज में कुड, वुड, माइट तीनों में से कोई एक इसके साथ हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ आई डैश रिच आई वुड सपोर्ट योर फैंटास्टिक वेंचर्स। यहां पर क्या कहना चाह रहा है वो कि अगर मैं रिच होता तो मैं आपके ये जो शानदार वेंचर्स यानी कि बिजनेस है इनको सपोर्ट जरूर करता। ठीक है, तो ये भी जो लिया गया है ये भी आपका लिया गया है किससे, सेमी क्लोज्ड कंडीशन से। ये आपका जो क्वेश्चन है ये उठाया गया सेमी क्लोज्ड कंडीशन। ठीक है, तो सेमी क्लोज्ड कंडीशन जो है उसका क्या मतलब होता है। देखो सेमी क्लोज्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन वी इमेजिन समथिंग विच इज रिलेटेड टू इमेजिनेशन, है ना, इमेजिनेशन, ठीक है, या फिर हाइपोथेटिकल, इमेजिनेशन या फिर हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल इज द राइट वर्ड, है ना, क्योंकि हमने क्या करा है यहां पर, जब भी हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहां पर ये मैं एक आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं, जब भी हम किसी एक आइडेंटिटी को किसी दूसरी आइडेंटिटी में ज्यूम करेंगे, ठीक है, जब भी मैं किसी एक आइडेंटिटी को किसी दूसरी आइडेंटिटी में ज्यूम करूंगा, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं अक्षय कुमार होता तो मैंने अपनी आइडेंटिटी को किस में एज्यूम कर लिया, अक्षय कुमार की आइडेंटिटी में। अगर मैं कहूं कि अगर मैं एक पक्षी होता तो मैंने अपने को आपको किसी दूसरी आइडेंटिटी में एज्यूम कर लिया। अगर मैं कहूं आप नरेंद्र मोदी होते तो मैंने आपको कौन सी आइडेंटिटी में एज्यूम कर लिया, नरेंद्र मोदी की आइडेंटिटी में एज्यूम कर लिया। तो जब भी ऐसा कुछ हमें देखने को मिले, ठीक है, तो वो जो कंडीशंस होती है वो सेमी क्लोज कंडीशन के अंडर आती है। किसके अंडर आएंगी वो, सेमी क्लोज कंडीशन के अंदर। जब भी हम क्या करें, कल्पना करें हाइपोथेटिकल कंडीशंस हमारी हो, ठीक है, तो वो सेमी क्लोज कंडीशन के अंडर आएंगी। तो अब इसमें भी आपका एक क्या होगा, कंडीशनल क्लोज होगा जिसको मैं सीसी यहां पर लिख देता हूं, और एक रिजल्ट क्लोज होगा जिसको मैं आरसी यहां पर लिख देता हूं। तो सीसी क्लोज में आप क्या करोगे कि इफ के साथ जो भी आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट चाहे आपका आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ जो आप वर्ब यूज करेंगे वो वर ही यूज करेंगे। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या यूज करना है, आपको वर ही करना है, चाहे यहां पर ही हो, आई हो, वी हो, यू, दे, ही, शी, इट, कोई नेम, कोई भी सब्जेक्ट हो, डजंट मैटर, आपको वर्ब जो यूज करनी है वो कौन सी यूज करनी है, वर यूज करनी है। क्लियर। और जो रिजल्ट क्लोज होता है उसमें क्या हमें देखने को मिलता है कि सब्जेक्ट के साथ आप या तो लिखोगे कुड, या तो आप लिखोगे क्या, वुड, या तो आप क्या लिखोगे, या तो आप लिखोगे माइट, ठीक है, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे और फिर ऑब्जेक्ट अगर रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो देखिए यहां पर जो रिजल्ट क्लोज है वो क्या है, आई वुड सपोर्ट योर फैंटास्टिक वेंचर्स, ये है आपका रिजल्ट क्लोज। क्लियर। इसमें क्या देखने को मिला, हमें वुड देखने को मिला और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिली, यानी कि ये बिल्कुल सही हो गया, यानी कि ये बिल्कुल सही हो गया। ठीक है जी। अगर ये बिल्कुल सही है तो फिर हम देख लेते हैं दिक्कत कहां पर आ रही है। दिक्कत मतलब क्या, ब्लैंक यहां पे उन्होंने पूछा हुआ है आपसे, तो ब्लैंक में आपको यहां पर देखा इफ आई डैश रिच, तो ये इसने आई ने रिच से कंपेयर करा कि अगर मैं रिच होता, मतलब वो इमेजिन कर रहा है यहां पर। अगर इमेजिन कर रहा है तो सेमी क्लोज्ड है तो क्या होगा, वर, तो यहां पर डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। क्लियर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। फर्स्ट है अनमैनेजेबल, तो अनमैनेजेबल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेसेस, ये प्लूरल फॉर्म दे दिया उन्होंने। वायलेंस, वायलेंस की जो स्पेलिंग है यहां पर थोड़ी सी गलत हमें देखने को मिल रही है। वायलेंस की स्पेलिंग VIO से शुरू होती है, इस चीज को याद रखो, वाई, है ना। अगर VOI होता तो वायलेंस होता, वायलेंस, ये वायलेंस नहीं होता, वायलेंस होता है, ठीक है। बहुत से लोग इसको गलत प्रोनाउंसिएशन की वजह से ही गलत करे आते हैं, ठीक है। तो वायलेंस की स्पेलिंग क्या होगी, VIOLENCE, ये वायलेंस की स्पेलिंग होगी, ठीक है। एक्सटर्मिनेटेड भी सही है, यानी कि यहां पर जो गलत है वो वायलेंस की स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब होता है जो चीज आहिस्ता आहिस्ता हो, ठीक है, धीरे धीरे हो। तो स्लो का मतलब भी क्या होता है, आराम आराम से। रेगुलर का मतलब होता है लगातार, लेकिन आराम आराम से, जेंटल तो इससे रिलेटेड है ही नहीं। एब्रप्ट का मतलब होता है सडनली,
ठीक है, सडनली। एब्रप्ट का मतलब होता है सडनली या विदाउट एनी इंटीमेशन या विदाउट एनी जिसको बोल सकते हैं प्रायर इन्फॉर्मेशन, कोई चीज एकदम से हो जाए, दैट इज कॉल्ड सडनली। तो इसका जो सेलेक्ट करेंगे हम एंटोनिम, वो एब्रप्ट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि एब्रप्ट का मतलब होता है सडनली, ठीक है, और ग्रेजुअल का मतलब होता है आराम आराम से। तो राइट इसका एंटोनिम होगा क्या? एब्रप्ट। ये इसका राइट एंटोनिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स। ये फिर से आपका जो पूछा गया है, ये क्लोज्ड कंडीशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। कहां से? क्लोज्ड कंडीशन से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आप लोग एक बार मुझे बता देंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है, फटाफट से मुझे इसका आंसर बताएंगे क्या होने वाला है। अब इसमें आपका जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, ठीक है, ये है आपका कंडीशनल क्लोज। कंडीशनल क्लोज क्यों है? क्योंकि ये कहना चाह रहा कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर कि अगर आप टाइम से नहीं पहुंचे होते तो वी विल हैव लॉस्ट। तो हमने एक चीज यहाँ पर पढ़ी थी कि जब भी आपका रिजल्ट क्लोज होगा उसमें विल शेल का यूज नहीं होगा, कुड वुड या माइट का यूज होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए तो इस सेंटेंस में यहाँ पर हमने क्या है, विल का यूज कर लिया है, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें क्या करना होगा, वी वुड हैव लॉस्ट, ये इसका राइट आंसर होगा, वी वुड हैव लॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें चार ऑप्शन ढूंढने थे कि कौन से पार्ट में एरर है, इसमें है, इसमें है, इसमें है या इसमें है, तो फोर्थ जो होगा हमारा वो राइट ऑप्शन होगा, इसमें ये एरर है। हालांकि जो आपके एचपीएस का एग्जाम है उसमें ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके वैरायटी में इस क्वेश्चन को ले आने की कोशिश की, इस करके ऐसे हुआ, ठीक है। चलिए, अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, जो भी सेल्फ गवर्निंग होता है, जो खुद ही अपनी कंट्री या रीजन चलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमी, जहाँ पे सबका राज चलता है। डेमोक्रेसी में ये क्या होता है, मतलब रूल ऑफ पीपल, रूल ऑफ पीपल, जैसे कि जो इंडिया में है, ठीक है। मोनार्की में क्या होता है, रूल ऑफ किंग, जो मोनार्की है उसमें रूल ऑफ किंग होता है। एनार्की का मतलब क्या होता है, लॉलेस, ठीक है, या फिर वेयर देयर इज नो लॉ। जहां पर एनार्की का मतलब जो होता है वो ये होता है कि जहां पर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ते, दैट इज कॉल्ड एनार्की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन इज कॉल्ड ऑटोनॉमी, इसको आप याद रखेंगे, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज डैश टॉलर ऑफ द टू बॉयज, ही इज डैश टॉलर ऑफ द टू बॉयज। अब इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ही इज डैश टॉलर ऑफ द टू बॉयज, जो है यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिलेगा कि देखिए टॉलर जो है ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, टॉलर जो है आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। जैसे कि टॉल है उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है टॉलर, और सुपरलेटिव क्या होगी, वो होगी टॉलेस्ट। टॉल है, टॉलर, टॉलेस्ट। तो वैसे तो हम क्या करते हैं कि जो भी आपकी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उनसे पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उससे पहले हम द लगाते हैं। लेकिन टॉलर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज जो है वो अपने साथ द नॉर्मली नहीं लेकर चलता। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जहां पर कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपको द लिखना होता है, ठीक है। देखिए, जब भी आपको कंपैरेटिव डिग्री के साथ ऑफ द टू लिखा हुआ मिले, ऑफ द टू, अब यहाँ पे कितनी गर्ल्स, कितने बॉयज हैं, दो बॉयज हैं। अब इन दोनों का ही कंपटीशन है, लेकिन दोनों में से अगर मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्लेरेशन कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर जिसको बोल सकते हो सिलेक्शन कर रहा हूँ कि ही इज, मतलब इन दोनों में से ये जो है ये क्या है, ये लंबा है ज्यादा, तो ये क्या हो गया, ये इसको बोलते हैं हम क्या, सिलेक्शन, ठीक है। तो जब भी सिलेक्शन की बात होगी तो आप कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगा दिया करो। हालांकि अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ जब भी ऑफ द टू लिखा हो, ऑफ द टू बॉयज, ऑफ द टू स्टूडेंट्स, ऑफ द टू गर्ल्स, कुछ भी लिखा हो, ठीक है, तो उसके साथ आप द लगा दिया करो। इस वजह से जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, द, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, ईदर ही हैज लॉस्ट हिज सेंस और वांट्स टू फूल अस। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको और समझा देता हूं कि द एक और जगह कहां यूज होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि दो जगह पे यूज होता है। एक पॉइंट मैं आपको और समझा देता हूं कि द और कहां पे यूज होता है। देखिए, जब भी कोई हमें दो इंक्रीज और डिक्रीज साइमल्टेनियसली दिखाई दे, मतलब दो चीजें एक साथ बढ़ रही हैं,
ठीक है, या फिर हमें दिखाई दे दो चीजें एक साथ घट रही है, जितनी वो घट रही है उतनी बढ़ रही है, या फिर ये हमें दिखाई दे कि एक चीज जितनी बढ़ रही है उतनी चीज दूसरी घट रही है। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा कि द हायर you go dash colder it is। ठीक है, ये मैंने आपके पास क्वेश्चन दिया, द हायर यू गो डैश कोल्डर इट इज। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि तुम जितनी ऊपर जाते रहोगे तापमान उतना ही कम होता रहेगा, मतलब उतनी ही ठंड बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि जितनी ऊपर गए उतना ही तापमान कम हुआ, यानी कि जितना ऊपर जाएगा उतना ही तापमान कम होता रहेगा। तो ये क्या है, साइमल्टेनियसली इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये दोनों है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जब भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज या डिक्रीज हो तो जो कंपैरेटिव डिग्री है, जैसे यहां पर हायर है यहां पर कोल्डर है, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगा दिया करो, कंपैरेटिव डिग्री से द लगा दिया करो। ठीक है, जैसे मैंने कहा द मोर he earns, the more he spends, कि वो जितना ज्यादा कमाता है उतना ही खर्च करता है, यानी कि जितना ज्यादा कमाता रहेगा उतना ज्यादा खर्च करता रहेगा। दो साइमल्टेनियसली इंक्रीज हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी ऐसा हो कि साइमल्टेनियसली इंक्रीज या साइमल्टेनियसली डिक्रीज या फिर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही हमें दिखाई दे, तो हमने क्या करना है, उस समय कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगा देना, या फिर ऑफ द टू, ही इज डैश टॉलर ऑफ द टू, अगर हमें ऐसे देखने को मिल रहा है तो उसके साथ भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को वो एक फॉर्म और में पूछ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए वैसे लिख सकते हैं कि विच इज डैश टॉलर, विच इज डैश टॉलर, और यहां पर कॉमा लगा देंगे, विच इज डैश टॉलर, यहां पर कॉमा लगा देंगे। ठीक है, और कॉमा के बाद लिख देंगे, जैसे मान लो मैंने लिख दिया मोहन और सोहन। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, मोहन और सोहन। अब इस क्वेश्चन को वो इस फॉर्म में भी आपसे पूछ सकते हैं, अब इस क्वेश्चन को वो इस फॉर्म में भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही सेम ही है। ये वाला जो क्वेश्चन है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं मोहन इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज, इस क्वेश्चन को वैसे भी लिख सकते हैं कि विच इज डैश टॉलर, मोहन और सोहन, तो यहां पर भी आप द लगा दिया करो। ठीक है, जैसे मैंने कहा विच इज डैश कॉस्टलियर, कॉपर और सिल्वर, विच इज डैश कॉस्टलियर, कॉपर और सिल्वर। ठीक है, तो यहां पर भी ये सेम ही कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो यहां पर भी क्या लगा देंगे आप, द लगा देंगे। क्लियर, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछ सकते हैं। तो यहां से अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझे और इस क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईदर ही हैज लॉस्ट हिज सेंस और वांट्स टू फूल अस। अब ये जो क्वेश्चन उठाया गया है आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन से उठाया गया है। ठीक है, कहां से उठाया गया आपका क्वेश्चन, कोरिलेटिव कंजंक्शन से। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन किसे कहते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो होती हैं वो ऐसी कंजंक्शंस हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो होंगी वो ऐसी कंजंक्शंस हैं जो यूज्ड इन पेयर होती है, जो पेयर्स में यूज की जाती है। ठीक है, जैसे ईदर और हो गया, नीदर नोर हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, बिटवीन एंड, बोथ एंड। ठीक है, फिर लेस्ट के साथ शुड हो गया। तो ये सारे पेयर्स जो है ये आपको एक बार याद करने होंगे कौन कौन से पेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो कोरिलेटिव कंजंक्शन के पेयर्स हैं, तो यहां पर ईदर और का यूज किया गया है। ठीक है, अब कोरिलेटिव जो कंजंक्शंस होती हैं उनका काम क्या होता है इसको हम समझ लेंगे। कोरिलेटिव कंजंक्शंस जॉइंस द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होती हैं वो या तो दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगी, या दो ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगी, या दो वर्ब्स को जोड़ेंगी, या दो कॉम्प्लीमेंट्स को जोड़ेंगी। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि ये एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो दोनों सब्जेक्ट को जोड़ना है। तो जैसे मान लीजिए ईदर हो रहा है, तो ईदर जो है वो इससे पहले लगाया जाएगा और जो है वो दूसरे सब्जेक्ट से पहले लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए नीदर नोर है, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ना है, तो नीदर जो है वो एक ऑब्जेक्ट से पहले आएगा और नॉर जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से पहले आएगा। दो वर्ब्स को जोड़ना है,
नॉट ओनली बट ऑल्सो का एग्जाम्पल लेते हैं तो नॉट ओनली यहाँ पर आएगा और बट ऑल्सो इससे पहले आएगा, ठीक है, मतलब सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब यहां पर अगर हम देखें तो ईदर के बाद लिखा हुआ है ही, जो कि क्या है, सब्जेक्ट है ना, जो कि क्या है, सब्जेक्ट। एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ईदर के बाद हमने ही लिखा है जो कि क्या है, सब्जेक्ट, और ओ के बाद हमने लिखा है वॉन्ट्स जो कि क्या है, वर्ब। तो यहां पे आपको बात समझनी है कि ईदर ही हैज लॉस्ट हिज सेंस, ईदर के बाद क्या है, ही यानी कि सब्जेक्ट, और के बाद क्या है, वॉन्ट्स यानी कि ऑब्जेक्ट। अब यहां पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज निकल के आते हैं कि या तो ये दो सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा होगा या तो ये दो वर्ब्स को कनेक्ट कर रहा होगा। अगर ये दो सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा होता तो और के बाद यहां पर कोई ना कोई हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिलता, जो दूसरा क्लोज है, वांट्स टू फूल अस। यानी कि इस क्लोज का कोई सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि इसका सब्जेक्ट ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है, तो यहां पर कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ। या फिर हम दूसरे शब्दों में इसको जान सकते हैं कि यहां पर दो सब्जेक्ट है ही नहीं सेंटेंस में, तो दो सब्जेक्ट को जोड़ेगा कैसे। तो क्या दो वर्ब्स को जोड़ रहा है, दो वर्ब्स हैं सेंटेंस में, हाँ है, एक लॉस्ट है और दूसरा क्या है, दूसरा वांट्स है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो गया। इस सेंटेंस को कैसे लिखना चाहिए था, ईदर नहीं, क्या लिखना चाहिए था, ही हैज। देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या सेंटेंस का आना चाहिए था, ही हैज ईदर लॉस्ट हिज सेंस और wants to fool us, या तो ऐसे आना चाहिए कि he has either lost his sense or wants to fool us। अब जो either है वो lost यानी कि verb से पहले लिखा हुआ है, और जो है वो want से पहले लिखा हुआ है, ये wants भी क्या है, एक verb है, तो क्या हो जाएगा, he has either lost his sense or wants to fool us। क्लियर बात। तो क्या कहां पे गलती थी, either he has, ठीक है। वैसे तो इन दोनों में गलती मानी जा सकती है, लेकिन आप इसको मान के चलेंगे, इधर ही हैज लॉस्ट हिज सेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नाउन चैप्टर, ठीक है। अब यहां पर इसने लिखा है ही हैज लर्न्ड अल्फाबेट्स, तो अल्फाबेट्स नहीं होता, ठीक है, अल्फाबेट्स नहीं होता, अल्फाबेट होता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को थोड़ा सा समझ लें कि जो आप लोग बचपन से समझते आए हैं कि नंबर ऑफ अल्फाबेट जो है वो 26 है, वो आप बिल्कुल गलत समझते हो। नंबर ऑफ अल्फाबेट इज ओनली 1, क्योंकि अल्फाबेट किसको कहा जाता है, अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ 26 लेटर्स। 26 लेटर्स का जो सेट है उसको अल्फाबेट कहा जाता है, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ 26 जो आप सोचते हो ना, 26 ये लेटर्स होते हैं, ये अल्फाबेट नहीं होते। इन पूरे लेटर्स का जो सेट होता है उसको अल्फाबेट कहा जाता है, इन पूरे लेटर्स का जो सेट होता है उसको अल्फाबेट कहा जाता है। ये इनकी अल्फाबेट तो खुद में ही एक है, तो हम दो बार उसको अल्फाबेट्स मतलब प्लूरल फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फाबेट्स। यहां पर गलती है, आपको इसमें गलती पहचाननी थी, ठीक है। ये गलती क्या है, तो ही हैज लर्न्ड अल्फाबेट एट द एज ऑफ 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स हु हैज एवर लिव्ड। अब ये जो क्वेश्चन उठाया गया है, ये क्वेश्चन उठाया गया है आपका रिलेटिव प्रोनाउन से। कहां से उठाया गया, रिलेटिव प्रोनाउन से ये क्वेश्चन आपका उठाया गया है, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से जो क्वेश्चन उठाया गया उसमें रिलेटिव प्रोनाउन में आपको समझा देता हूं कि हु, विच, दैट। अगर इसके बाद कोई वर्ब लिखी हो, हु विच दैट के बाद अगर कोई वर्ब लिखी हो तो समझ लिया करो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और इसके बाद जो वर्ब लिखी होगी वो इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी, एंटीसीडेंट, ठीक है। एंटीसीडेंट का मतलब क्या हो, जो इससे पहले लिखा गया, हु विच दैट से जो पहले लिखा गया वो इसका एंटीसीडेंट है, ठीक है। तो हु विच दैट के बाद जो वर्ब आएगी वो अकॉर्डिंग टू इट्स एंटीसीडेंट आएगी। जैसे कि यहां पर हु लिखा है, हु के बाद इन्होंने लिखा हुआ हैज, और इसका एंटीसीडेंट क्या है, इसका एंटीसीडेंट है मदर्स। तो मदर्स के लिए हैज तो नहीं लग सकता, तो मदर्स के लिए हमें क्या लगाना होगा, हैव यहां पर लगाना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स हु हैव एवर लिव्ड। क्लियर। तो ये था आज के सेशन में हमारे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, या फिर जिसको बोल सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी आने वाले सेशन में हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे और उनको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, डिटेल्ड डिस्कशन के साथ हम उन क्वेश्चंस को समझेंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे सी सेट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, आप हमें कॉल कर भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो सी सेट है ये बड़े ही जिसको कह सकते हैं नॉमिनल चार्जेस में आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, बिकॉज जो सिविल स्टाफ है उनकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट
प्रायोरिटी जो है या फिर जिसको बोल सकते हैं टारगेट जो है वो है एक क्वालिटेटिव एंड जिसको बोल सकते हैं अफोर्डेबल फीस के साथ किसी कोर्स को लॉन्च करना, एजुकेशन हर घर तक पहुंचे और हर एक बच्चा जो अफोर्ड कर पाए इस चीज को, मतलब बहुत ही रीजनेबल है, हर कोई इसको अफोर्ड भी कर पाएगा, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आप अपनी सिलेक्शन की तरफ बढ़े। ठीक है, तो प्रीलिम्स जो होता है वो आपका पहला कदम होता है आपकी सिलेक्शन की तरफ, जिसमें आपको बिल्कुल भी भूल चूक नहीं करनी है। क्लियर। तो सिविल स्टैप के बारे में जैसे आप जानते हैं एचपीएस के रिजल्ट में जो हमारा रिजल्ट रहा है उसमें काफ़ी सिलेक्शन हमारे सिविल स्टैप की तरफ से हुई है। आउट ऑफ 16 पोस्ट 9 पोस्ट जो हैं वो हमारी तरफ से ही सेलेक्ट हुई है, मतलब जो हमारे स्टूडेंट ही उसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो अगर आप भी इस सपने को अपना पूरा करना चाहते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हिमाचल की में आप एनरोल होना चाहते हैं, यानी कि आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो आप जल्दी से हमारा कोर्स ज्वाइन करें, और जो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे है। और अगर आप हमारे डेमो वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे डेमो वीडियो भी अवेलेबल है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है। वहां से आप हमारी डेमो वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद आप हमारे साथ एनरोल्ड हो सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।